मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है वो है हमारा लाभांश नीति का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो डिविडेंड का मीनिंग, लाभांश क्या होता है उसके बारे में और लाभांश कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाभांश नीति का मीनिंग। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी यानी कि जो लाभांश नीति होती है वो कितने प्रकार की होती हैं और एक लाभांश नीति में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए अच्छी लाभांश नीति में, उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लाभांश नीति का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग जो है वो हम एक डेफिनेशन से देख रहे हैं और वो डेफिनेशन दी थी वेस्टर्न एंड बिगम की। ठीक है, तो उस डेफिनेशन में क्या है कि डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन द डिवीजन ऑफ अर्निंग बिटवीन पेमेंट टू शेयर होल्डर एंड रिटेन अर्निंग। देखिए, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, एक तो हो रहा है पेमेंट टू शेयर होल्डर और दूसरी बात की जा रही है रिटर्न अर्निंग की। देखिए, ये जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के बारे में वो क्या बता रहे हैं कि लाभांश जो नीति है वो लाभ अर्जन का अंशधारियों को भुगतान, यानी क्या हो रहा है पेमेंट टू शेयर होल्डर, यानी लाभांश का किसको भुगतान हो रहा है अंशधारियों को, तथा प्रतिधारित अर्जनों में विभाजन निश्चित करती है। यानी कि लाभांश नीति क्या हो गई, लाभांश नीति वह नीति है जिसमें कि हम अपने लाभ का विभाजन दो भागों में करते हैं, एक तो शेयर होल्डर को देने के लिए और दूसरा होता है प्रतिधारित अर्जनों के रूप में। देखिए, प्रतिधारित अर्जन का मतलब हो गया कि कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए या कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए लाभ का हिस्सा है वो अपने पास में रखती है, जिससे कि वो जब आवश्यकता हो उसे वो उस लाभ को क्या करेगी अपने डेवलपमेंट या अपने ग्रोथ के लिए लगा सकती हैं। और दूसरा ये होता है कि वो अपने लाभ को किसके रूप में बांट रही है, शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में। सपोज दैट अगर हम मानते हैं कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ है, कितना है 100, और वो उसमें से क्या कर रही है कि 50% वो दे रही है अपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में और 50% दे रही है वो अपने रिटर्न अर्निंग के लिए। रिटर्न अर्निंग का मतलब हो गया है कि वो अपने पास में रखती है सिर्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, और 50% वो किसको दे रही है, शेयर होल्डर को, उनको डिविडेंड के रूप में। राइट, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंपनी है तो वो अपने 100 में से 80% है वो डिविडेंड के रूप में दे सकती हैं और 20% है वो रिटर्न अर्निंग के रूप में रख सकती हैं। ऐसा वो कंपनी इसलिए करती हैं क्योंकि कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है और वो अपने शेयर होल्डर को खुश रखना चाहती हैं, इसीलिए वो अपना लाभ का 80% भाग किसे दे रही है, डिविडेंड के रूप में, और 20% किसे दे रही है, रिटर्न अर्निंग के रूप में। सपोज दैट एक कंपनी है जो नई नई स्टार्ट हुई है, बिल्कुल नई कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उस कंपनी का प्रॉफिट हो गया 100, तो वो कंपनी क्या करेगी कि 80% रख रही है रिटर्न अर्निंग के रूप में और 20% दे रही है शेयर होल्डर के रूप में। तो ये जो कंपनी है जो कि बिल्कुल नई कंपनी है, अभी एस्टैब्लिश हुई है, वो कंपनी 80% रिटर्न अर्निंग के रूप में इसलिए रखती है क्योंकि कंपनी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होना अभी बाकी है, इसीलिए वो 80% भाग किस में रख रही है, रिटर्न अर्निंग में, और 20% वो दे रही है अपने शेयर होल्डर को। तो ये जो प्रॉफिट होते हैं 100 जो हमने अभी एग्जाम्पल लेके डिस्कस किया है, ये कंपनी का प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को वो दो भागों में कह सकते हैं डिवाइड करती है, एक शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, अंशधारियों को भुगतान के लिए, और दूसरा होता है प्रतिधारित अर्जन के रूप में। राइट, तो ये डेफिनेशन थी वेस्टर्न एंड बिगम की डेफिनेशन। बात करते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी और क्या हो सकती है। डिविडेंड पॉलिसी इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड वाइल्ड वर्ड, यानी हम कह सकते हैं कि लाभांश नीति एक बहुत ही लोचपूर्ण और व्यापक शब्द है। लोचपूर्ण का मतलब हो गया फ्लैक्सीबल। देखिए आप यहाँ पे स्थिति के अनुसार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी 80-20 जो है ये रिटर्न अर्निंग में जा रहा है, शेयर होल्डर में जा रहा है, यहाँ पे 50-50 का रेशियो है, फिर 80-20 मीन 70-30,
तो जो कंपनी को जो सूटेबल लगता है जिस सिचुएशन के लिए वो चेंज कर सकती हैं, तो इसीलिए इसमें लोचशीलता होती है, मतलब चेंज कर सकते हैं हम, और बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है क्योंकि कंपनी का जो डिसीजन होता है उस पर कह सकते हैं कंपनी के जो कह सकते हैं फ्यूचर है वो उस पर डिपेंड करता है। बात आगे करते हैं, इट मेड ऑफ 2 वर्ड्स डिविडेंड प्लस पॉलिसी। आप जानते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो 2 शब्दों से बना है। एक होता है डिविडेंड यानी कि लाभांश, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और सेकंड होता है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितना भाग शेयर होल्डर को लाभांश के रूप में देगी और कितना भाग अपने पास प्रॉफिट के रूप में या कह सकते हैं रिटर्न अर्निंग के रूप में रखेगी। तो ये जो डिसीजन लेना होता है दैट्स कॉल्ड टू अ डिविडेंड प्लस पॉलिसी, इसीलिए इसे डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। क्या पॉलिसी अपना रही है कंपनी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, द एक्शन प्लान फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड मे बी कॉल्ड डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि लाभांश वितरण के समस्त कार्यकारी योजना को लाभांश नीति कहा जाता है। जो भी आप कह सकते हैं जो एक्शन लिया जाता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये जो कैसा वर्ड है कि कैसे करेंगे वो किस में इंक्लूड होता है, पॉलिसी में, ठीक है। और किसका डिसीजन कर रहे हैं हम लोग, डिविडेंड का, इसीलिए इसे डिविडेंड पॉलिसी बोला जाता है। कि आप जो भी कार्यकारी योजना बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, वो क्या कहलाएगी, डिविडेंड पॉलिसी कहलाएगी, ठीक है। तो ये था डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग। अगर डिविडेंड पॉलिसी का सिंपल सा मीनिंग है तो वो क्या हो सकता है कि लाभांश नीति वह नीति होती है जो कंपनी के लाभ का विभाजन 2 भागों में करती हैं। एक करती है अंशधारियों को भुगतान के रूप में और दूसरा होता है प्रतिधारित अर्जन के रूप में, ठीक है। तो ये था लाभांश नीति का अर्थ। बात करते हैं कि लाभांश नीति कितने प्रकार की हो सकती है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, यानी लाभांश नीति के प्रकार। तो 3 तरह की कह सकते हैं लाभांश नीति होती है। कठोर लाभांश नीति, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कंजर्वेटिव पॉलिसी। दूसरी होती है उदार लाभांश नीति, जिसे हम कहते हैं लिबरल पॉलिसी। और तीसरी होती है स्थिर नीति, जिसे हम कहते हैं स्टेबल पॉलिसी, राइट। तो 3 टाइप्स होती है, नाम से ही उनका कह सकते हैं उनका फंक्शन है वो डिपेंड करता है। चलिए आगे बात करते हैं। इन दिस पॉलिसी मैनेजर्स plow back profit in the business and distribution very low dividend among members। देखिए सिंपल सा है, कठोर लाभांश नीति। कठोर लाभांश नीति का मीनिंग क्या हो गया कि जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास में रखते हैं। कहाँ रख रहे हैं, अपने पास में, और बहुत ही वेरी लो डिविडेंड, यानी बहुत कम है वो अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं। यानी कह सकते हैं कठोर लाभांश नीति क्या हो गई कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि वो अपने डिविडेंड है वो डिविडेंड बहुत कम दे रही है और वो रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रख रही है। तो कठोर लाभांश नीति में हम क्या कह सकते हैं कि जो रिटर्न अर्निंग है, क्या कह सकते हैं, जो हमारी रिटर्न अर्निंग है वो ज़्यादा है और जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है, कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज़्यादा रखा जा रहा है और जबकि डिविडेंड है वो कम दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्यों करती है कंपनी इसलिए करती है क्योंकि कंपनी को अपनी जो अतिरिक्त पूंजी है, एक्स्ट्रा कैपिटल है, उसकी आवश्यकता है ग्रोथ के लिए, विस्तार करना है अपनी कंपनी का। इसीलिए कंपनी अपने पास में रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रखती है और डिविडेंड कह सकते हैं कम देती हैं। यानी कि एक विकासशील कंपनी का मतलब हो गया एक डेवलपिंग कंपनी अपने आप को ग्रोथ करने के लिए वो ऐसा डिसीजन कर सकती है, कठोर लाभांश नीति अपना सकती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि वो अपने शेयर होल्डर को है वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे रही हैं और अपनी जो डेवलपमेंट है, अपनी ग्रोथ है, उस पर ज़्यादा वो फोकस कर रही है वो कंपनी। तो उस कंपनी के लिए वो कठोर लाभांश नीति अपना। सेकेंड पॉइंट है हमारा लिबरल पॉलिसी, यानी कि उदार लाभांश नीति। उदार लाभांश नीति का मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा जो लाभांश का प्रॉफिट का जो हिस्सा रहेगा वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे दिया जाएगा। एंड वेरी स्मॉल पार्ट इज कीप्ड इन द कंपनी
एज अ रिटेन अर्निंग, और बहुत कम भाग होगा वो कंपनी अपने पास में क्या करेगी, रिटेन अर्निंग के रूप में या प्रतिधारित अर्जन के रूप में रखेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 100% जो प्रॉफिट का पार्ट है उसमें से आप कह सकते हैं 95% या 80% तक वो क्या कर रही है, डिविडेंड के रूप में अलॉटमेंट कर रही है, और जबकि 5% या 20% है वो रिटेन अर्निंग के रूप में रखती है। तो देखिए लाभांश नीति कह सकते हैं कि प्रबंधक के लाभ का अधिकांश भाग वो क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में यूज़ कर रही है, यानी कि शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। ये 90% या 95% भी हो सकता है। लेकिन जब ऐसा कंपनी करती है तो कंपनी को बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो फिनेंशियल सिचुएशन होती है कभी कभी, तो उसका कह सकते हैं फिनेंशियल सिचुएशन में अगर कोई वित्त की कमी होती है तो उस कमी को वो पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास रिजर्व जो है वो 5% और 20% ही रह जाता है। और दूसरा है कि जब बहुत ज़्यादा इस तरह का डिविडेंड अलॉटमेंट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा सट्टा जो होता है, स्पेकुलेटिव सट्टा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा है कि जब कंपनी अपना रिप्लेसमेंट करना चाहती है, अपनी ब्रांचेस ओपन करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, तो वहाँ पे उसके सामने समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उसके पास रिटर्न अर्निंग बहुत कम है, तो कुछ समस्या का सामना उसे उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जो उधार लाभांश नीति जो अपनाता है मैनेजर, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी को भविष्य में इन तरह की समस्या नहीं हो पाए, तभी उसको पे आउट रेशियो यानी कि जो डिविडेंड रेशियो है वो ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है। तो इसका उधार का मतलब हो गया कि यहाँ पे डिविडेंड है वो ज़्यादा दिया जा रहा है और रिटर्न अर्निंग कम रखा जा रहा है, जबकि कठोर लाभांश नीति में क्या था, रिटर्न अर्निंग हम ज़्यादा रख रहे थे और डिविडेंड क्या दिया जा रहा था, कम दिया जा रहा था। ठीक है। बात करते हैं हम लोग स्टेबल पॉलिसी का या स्थिर नीति का। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड अर्निंग, यानी कि जो डिविडेंड के रूप में जो दिया जाएगा भाग वो और जो रिटर्न अर्निंग है वो दोनों ही क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। देखिए ये जो नीति होती है, ये जो स्टेबल पॉलिसी होती है, ये एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लंबे समय के लिए बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे कंपनी जो है वो अपनी डिविडेंड रेट है उसमें चेंज नहीं करते हैं बार बार। अगर सपोज दैट कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी उस प्रॉफिट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस समय वो डिविडेंड के रूप में, एक्स्ट्रा डिविडेंड के रूप में नहीं देगी डिविडेंड होल्डर्स को, वो उस एक्स्ट्रा पार्ट को अपने रिजर्व फंड में रख लेगी या रिटर्न अर्निंग में रख सकती है। जब कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है तो उस स्थिति में वो क्या करेगी, डिविडेंड अच्छा दे पाएगी और वहाँ पे रिटर्न अर्निंग है वो कम हो पाएगा। ऐसी कंडीशन यानी कि वो स्टेबल कर देगी। स्टेबल का मतलब हो गया कि जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा है तब उस कंडीशन में वो उतना ही लाभांश देती हैं जितना वो नॉर्मल कंडीशन में लाभांश या डिविडेंड देती हैं। ऐसा इसलिए करती है कंपनी की जब बाई चांस कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है तो उसमें वो डिविडेंड अच्छा दे पाए अपने शेयर होल्डर को। तो ये इक्वल बैलेंस जो है वो बनाने के कारण ही इस पॉलिसी को सबसे सर्वोत्तम या सबसे बेस्ट पॉलिसी कहा गया है, स्टेबल पॉलिसी को। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाभांश की दर है ये एक मिड पार्ट है। किसका मिड पार्ट है, अपनी रेट ऑफ डिविडेंड का और रिटर्न अर्निंग का, यानी दोनों को ही इक्वल मानती है। राइट। तो यहाँ पे जो हमने बात की कि सबसे बेस्ट पॉलिसी अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी नीति कौन सी है तो वो होती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है। ये डिविडेंड स्टेबल पॉलिसी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही शेयर होल्डर्स को भी कंपनी अच्छे से खुश रख सकती है और अपनी जो ग्रोथ है या कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो भी अच्छा कर सकेगी। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों पॉलिसीज़ में सबसे बेस्ट कौन सी, स्टेबल पॉलिसी। तो फर्स्ट पॉलिसी थी जहाँ पे रिटर्न अर्निंग ज़्यादा था, डिविडेंड कम था। सेकंड पॉलिसी लिबरल पॉलिसी में जहाँ पे डिविडेंड रेशियो ज़्यादा था और रिटर्न अर्निंग कम था, और यहाँ पे रिटर्न अर्निंग और डिविडेंड दोनों ही इक्वल कंडीशन मानी गई है। तो ये थे टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, जो 3 टाइप्स है, कठोर लाभांश नीति, उधार लाभांश नीति और स्थिर लाभांश नीति। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कि एक डिविडेंड पॉलिसी में क्या इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फंक्शंस होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं मेन इम्पॉर्टेंट
एक आवश्यक कह सकते हैं फैक्टर्स होना जरूरी है एक लाभांश नीति में, वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुदृढ़ लाभांश नीति के आवश्यक तत्व, असेसमेंट ऑफ साउंड डिविडेंड पॉलिसी। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टैबिलिटी यानी स्थायित्व। स्टैबिलिटी का मीनिंग हो गया कि जो आप डिविडेंड अलॉटमेंट कर रहे हैं उसमें एक रेगुलरिटी या कह सकते हैं नियमितता बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंपनी कभी कभी बहुत अच्छे से लाभांश घोषित करती है और कभी कभी वो लाभांश घोषित नहीं करती है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए कंपनी को एक मिनिमम रेट से डिविडेंड अलॉटमेंट करना चाहिए, जिससे शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के वो खुश रहते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं और जो कह सकते हैं शेयर के जो प्राइजेस रहते हैं उसमें भी ज़्यादा जो सट्टा है या स्पेकुलेटिव है वो नहीं लगाया जाता है। तो स्टैबिलिटी या कह सकते हैं स्टैबिलिटी या स्थायित्व का मतलब है कि जो लाभांश की दर रहती है, जो रेट ऑफ डिविडेंड रहता है उसमें बार बार चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसमें एक रेगुलर या कह सकते हैं एक नियमितता बनी रहनी चाहिए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, राइजिंग डिविडेंड रेट यानी कि लाभांश दरों में वृद्धि। देखिए हमेशा कंपनी को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो लाभांश की रेट रहती है वो हमेशा इंक्रीजिंग या राइजिंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप हैं वो बार बार कभी आप डिविडेंड रेट में राइजिंग कर रहे हैं, 15% से आप डिविडेंड अलॉटमेंट कर रहे हैं और कभी आप नेक्स्ट ईयर उसको 13% पे लेके आ जाते हैं, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। तो ऐसा नहीं करना है कंपनी को। कंपनी को हमेशा क्या होना चाहिए, एक न्यूनतम एक मिनिमम रेट से डिविडेंड रेट को बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि शेयर होल्डर में सेटिस्फैक्शन हमेशा संतुष्टि बनी रहे, जिससे कि आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो गुडविल रहती है वो भी मार्केट में बनी रहती है। और वैसे आप कह सकते हैं कि ये जो डिविडेंड रेट्स रहती हैं ये कंपनी के प्रॉफिट या लाभ पे निर्भर करती है। लेकिन अगर कंपनी को कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होता है तो उसे अपनी नॉर्मल या रेगुलर रेट है उस रेगुलर रेट के अलावा क्या करना चाहिए, डिविडेंड दे देना चाहिए, यानी हमें एक्स्ट्रा डिविडेंड के रूप में दे देना चाहिए, यानी उस रेगुलर रेट में नहीं इंक्लूड करके एक्स्ट्रा डिविडेंड के रूप में दे देना चाहिए। ये कब दिया जाएगा, जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट या अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है। तो हमेशा जो है इम्पॉर्टेंट क्या है कि डिविडेंड रेट हमेशा बढ़ती हुई होनी चाहिए, राइट। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन कैश। ज़्यादा से ज़्यादातर हमें कंपनी को क्या करना चाहिए कि जो डिविडेंड है उसका अलॉटमेंट नकद के रूप में करना चाहिए। नकद में रूप में करने से कंपनी को क्या प्रॉफिट हो सकता है कि गुडविल है वो कंपनी की मार्केट में बनी रहती है और जो शेयर होल्डर होते हैं उनका जो सबसे पहला जो पसंद होता है डिविडेंड के टाइप्स में वो क्या होता है, कैश डिविडेंड, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किस में होना चाहिए, कैश डिविडेंड के रूप में होना चाहिए। बात करते हैं मॉडरेट स्टार्ट यानी कि प्रारंभ से कम लाभांश। देखिए इसका मतलब क्या है कि संस्था को अपने जो स्टार्टिंग होती है, कोई कंपनी नई नई स्टैब्लिश हुई है तो उस कंपनी को क्या करना चाहिए, शुरुआत में जो डिविडेंड की रेट रहती है वो क्या करनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, लो रखनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि कंपनी की जो फिनेंशियल पोजीशन होती है वो स्टेबल हो जाती है, राइट। और बाद में संस्था क्या कर सकती है, इस रेट को धीरे धीरे क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए कोई भी संस्था जो नई संस्था होती है उसको अपने स्टार्ट में डिविडेंड की जो रेट है वो कम रखनी चाहिए। बाद में जब उसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है तो उस कंडीशन में उसे अपनी डिविडेंड रेट को इंक्रीजिंग कर देना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अदर फैक्टर की, अन्य कारण की। देखिए अदर फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि अदर फैक्टर का मतलब हो गया आपके कि लाभांश का भुगतान सिर्फ आप अपने प्रॉफिट में से कर सकते हैं। यदि आप अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें कह सकते हैं कि पिछले या लास्ट ईयर का या आप कह सकते हैं कि पहले का कोई आपकी लॉसेस पड़ा है, कोई हानि पड़ी है, तो आपको सबसे पहले उस प्रॉफिट में से उस लॉस को क्या करना होगा, उसको रिटर्न करना होगा, ठीक है, अपलिखित करना होगा, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ करने के बाद में ही आप डिविडेंड अलॉटमेंट कर सकते हैं, राइट। और आपको बार बार जो है आप कंपनी को वो डिविडेंड की रेट में चेंजेस नहीं करना चाहिए। डिविडेंड के रेट में जो इंक्रीजिंग रेट है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो
अगर आपको लगता है कि नहीं किसी वर्ष ज़्यादा प्रॉफिट हो गया या कह सकते हैं कि एक वर्ष में हम जो है वो डिविडेंड ज़्यादा देना चाहते हैं शेयर होल्डर को, तो आप वहाँ पे अंतरिम लाभांश भी घोषित कर सकते हैं, यानी कि जो वर्ष फिनेंशियल ईयर होता है उसके मिड टाइम पीरियड में आप लाभांश घोषित कर सकते हैं और बाद में आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइनल डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कंपनी के पास में पहले से ही कोई लॉस पड़ा है उसका लास्ट ईयर का, तो वो सबसे पहले उसको अप्लिकित करें, उसके बाद वो डिविडेंड का अलॉटमेंट करें। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे जो कि एक सुदृढ़ लाभांश नीति के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। देखिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, रेगुलर बनी रहनी चाहिए, जो डिविडेंड रेट है वो राइजिंग होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि इंक्रीजिंग यानी वृद्धि, क्रमशः हमेशा उसमें वृद्धि होती रहनी चाहिए, ठीक है। और जो लाभांश का भुगतान है वो कंपनी को मोस्ट ऑफ क्या करना चाहिए, नगद में देना चाहिए, जिससे कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है, तरलता है, उसका भी पता आप कह सकते हैं चल जाता है कि कंपनी की स्थिति अच्छी है। और मॉडरेट स्टार्ट रेट का मतलब हो गया कि प्रारंभ में जो भी कंपनी है, जो भी स्टार्ट हो रही संस्था, उसको लोअर रेट में डिविडेंड देना चाहिए और बाद में जब फिनेंशियल पोजीशन अच्छी हो तो वहाँ पे वो अपनी डिविडेंड रेट को हायर कर सकता है। और अदर फैक्टर में ये था कि आपको जो लॉसेस है लास्ट ईयर के वो पहले अप्लिकित करें और फिर आप डिविडेंड का अलॉटमेंट करें, राइट। ओके, थैंक यू।